अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग खैरियत से। आज की क्लास में हमने इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज और अंडरटेकिंग्स पढ़ना है। इसके लिए एक सेक्शन 199 है कि अगर आप एसोसिएटेड कंपनीज और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो किन रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़ेगा, ये एक सेक्शन पढ़ना है। इससे पहले हमें कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन को पढ़ना होगा कि एसोसिएटेड कंपनीज और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स होती क्या है, उसको पढ़ना पड़ेगा। और फिर इन्वेस्टमेंट सेक्शन 199 के ऊपर एक रेगुलेशन भी कुछ मैटर जैसे जहाँ पे उसमें लिखा भी जी कमीशन में स्पेसिफाई, वो स्पेसिफाई कहाँ किया गया है, वो एक रेगुलेशन में किया गया है। इंशाल्लाह उसको भी हमने आज पढ़ना है। सबसे पहले हम प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। देखें, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एसोसिएटेड कंपनीज की, कंपनीज एक्ट 2017 में डिफाइंड है। ठीक है, associate company and associated undertaking means any two or more companies or undertaking or a company and an undertaking interconnected with each other in the following manners. कैसा? पहला सिनेरियो, if a person who is the owner or a partner or a director of a company or undertaking or who directly or indirectly holds or controls shares carrying not less than 20% of the voting power in such company or undertaking is also the owner or a partner or director of another company or undertaking or directly or indirectly holds or controls shares carrying not less than 20% of the voting power in that company or undertaking। इस डेफिनेशन को थोड़ी सी मुश्किल है, इसको मैं थोड़ा सा आसान करता हूं आपके लिए। देखें, पहली चीज याद रखिएगा, अगर एक कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है, आप कंपनी है, आपकी कंपनी का डायरेक्टर है, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए इसमें भी डायरेक्टर है, इस कंपनी बी में भी डायरेक्टर है। ये कंपनी ए है और इस मिस्टर ए इस कंपनी बी में भी डायरेक्टर है। अगर मिस्टर ए कंपनी बी में भी डायरेक्टर है, ये दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनीज कहलाएंगी, पहले सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, कंपनी ए में एक डायरेक्टर है, अगेन मिस्टर ए डायरेक्टर है, और कंपनी बी में भी डायरेक्टर है। ये अच्छा, अगर कंपनी ए में मिस्टर ए जो डायरेक्टर है और एक फर्म है, सही, एक फर्म है जो कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बनेगी, ये डायरेक्टर साहब यहाँ पे पार्टनर भी है, ये मिस्टर ए यहाँ पे पार्टनर भी है, तो ये जो है ये तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बना हुआ है। ये जो है ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो नहीं बना, तो इसको मैं कंपनी नहीं कह सकता, ये तो अंडरटेकिंग है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है वो एसोसिएटेड अंडरटेकिंग का हो रहा है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर कंपनी ए का एक डायरेक्टर है और उसका एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, सही है, तो वहां पे वो एज अ ओनर है, तो इस केस में ये दोनों, ये सोल प्रोप्राइटर और कंपनी है, आपस में एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स कहलाएंगे। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ए में एक डायरेक्टर है मिस्टर ए, और मिस्टर ए के पास शेयर होल्डिंग है मिस्टर बी की, मिस्टर ए के पास शेयर होल्डिंग है कंपनी बी में, और कंपनी बी में कितनी परसेंट शेयर होल्डिंग है, 20% या 20% ज्यादा। कंपनी के पास शेयर होल्डिंग नहीं है, कंपनी ए का जो डायरेक्टर है मिस्टर ए, उसके पास शेयर होल्डिंग है, ये दोनों कंपनीज भी आपस में एसोसिएटेड कंपनीज कहलाएंगी। तो ये हमारे पास पहली डेफिनेशन है कि किसी शख्स की वजह से, वो शख्स डायरेक्टर भी हो सकता है, वो शख्स किसी और कंपनी में डायरेक्टर भी हो सकता है, वो किसी फर्म में पार्टनर भी हो सकता है, वो किसी और कंपनी के शेयर्स भी लेके बैठा हुआ है, शख्स की वजह से यहाँ पे दोनों कंपनीज या अंडरटेकिंग आपस में एसोसिएटेड कंपनीज और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स कहलाएंगी, पहली चीज। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, if the company or the undertakings are under common management or control or one is the subsidiary of another, are under common management or control, इसका मतलब ये है कि जी अगर आपकी होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है, ये दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनीज कहलाएंगी। यहाँ पे आप IS 28 वाले एसोसिएट से ना घबराइएगा, ये वो वाला नहीं है। यहाँ पे अगर आपकी सब्सिडरी है और होल्डिंग कंपनी है, दोनों कंपनी आपस में एसोसिएट कहलाएगी। होल्डिंग कंपनी की एक और सब्सिडरी है, ये सब्सिडरीज भी आपस में एसोसिएटेड कंपनीज हमारे पास कहलाएंगी। या फिर ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि लेट से कंपनी ए है, यहाँ पे कंपनी बी है मेरे पास, और यहाँ पे कंपनी सी है। तो कंपनी बी जो है कंपनी ए जो है कंपनी बी को भी मैनेज कर रही है, और कंपनी ए जो है कंपनी सी को भी मैनेज कर रही है। दोनों की मैनेजमेंट इसके पास है। तो ये भी आपस में एसोसिएटेड कंपनीज कहलाएंगी। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास ये होगी, होल्डिंग कंपनी सब्सिडी। If the undertaking is a मुदारबा managed by the company, इसको अगर आप थोड़ा सा यूं समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल मुदारबा तो नहीं, लेकिन मुदारबा से मिलती जुलती चीज जो कि आप फर्म्स वगैरह में देखते हैं, मैं उससे समझा देता हूँ। एक एएमसी है, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये एक कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनती है, एनबीएफसी के रूल्स एंड रेगुलेशन इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है, ये मैं पढ़ा हुआ भी है। ये एक एमसी है, ये एक म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। ये जब म्यूचुअल फंड मैनेज कर रही होती है, तो इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हुए एएमसी खुद को इतनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में नहीं कर रही होती, सही है, कोई इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इसके बावजूद एएमसी और म्यूचुअल फंड अगर आपस में भी ट्रांजैक्शन करेगी, तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन हमारे पास जो एसोसिएटेड कंपनीज की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा, ये एसोसिएटेड कंपनीज की डेफिनेशन फॉल कर जाएगा।
लेकिन म्यूचुअल फंड तो अंडरटेकिंग होती है, ये तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बना हुआ, ये तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बना होता, एमसी कंपनी के हिसाब से बनी हुई होती है। तो यहाँ जो रिलेशन होगा वो एसोसिएटेड अंडरटेकिंग का होगा। तो अगर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी और उसके नीचे फंड्स वगैरह बनाए हुए और वो फंड्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के दरमियान जो ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी या दोनों का जो रिलेशनशिप होगा वो एसोसिएटेड अंडरटेकिंग या एसोसिएट कंपनी क्या हो सकता है। ये हमारे पास तीसरी डेफिनेशन है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ने हमें कुछ बातें बताई हैं कि प्रोवाइडेड दैट provided that shares shall be deemed to be owned, held or controlled by a person if they are owned, held or controlled by the person or by the spouse और minor children of the person। यहाँ पे अगर आप देखें एक वर्ड आपको दिखेगा who directly और indirectly, इस indirectly को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया shares shall be deemed to be owned, held or controlled by a person if they are owned, held or controlled by that person or by the spouse or minor children of that person। तो नीचे जो हमने एग्जांपल लिखी थी कि मिस्टर ए के स्पाउस के पास 20% शेयर्स है, अब भी ये दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनी तस्वीर की जाएगी, या मिस्टर ए का कोई माइनर चिल्ड्रन है उसके पास इस कंपनी के 20% शेयर्स है, अब भी हमारे पास एक एसोसिएटेड कंपनी तस्वीर की जाएगी। अच्छा जी, तीन चीजें आपस में लिंक्ड है, इसको थोड़ा देखिएगा। डायरेक्टरशिप ऑफ अ पर्सन और पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ नॉमिनेशन बाय कंसर्न्ड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट or as the case may be a provincial government or a financial institution directly or indirectly owned or controlled by such government or national investment trust। अगर किसी गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में किसी डायरेक्टर को नॉमिनेट किया हुआ है तो इस चीज के ऊपर ये एसोसिएट कंपनीज नहीं कहलाएगा। इसका समझ नहीं करिएगा वो डायरेक्टर 10,000 जगह पे भी डायरेक्टर होगा तो वो सारी कंपनीज आपस में एसोसिएट कंपनीज के लिए तस्वीर नहीं की जाएगी। इसी तरीके से डायरेक्टरशिप ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अगर मेरे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो कहीं और डायरेक्टर है भी बट चूंकि वो मेरी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनीज नहीं कहलाएंगी। Shares owned by the National Investment Trust or a financial institution directly or indirectly owned or controlled by the federal government or a provincial government or shares registered in the name of a CDC। तो आप सबको पता है कि शेयर हमारे पास सीडीसी के नाम पे होते हैं, बेनिफिशियरी हम होते हैं, लेकिन ट्रस्टी हम सीडीसी के पास जमा कराते हैं। सीडीसी के पास सारे कंपनीज के शेयर है, तो इसका ये मतलब नहीं कि सारी कंपनीज आपस में एसोसिएट कंपनीज हो गई। यहाँ पे वो मना करता है shall not be taken into account for determining the status of a company, undertaking or person as an associated company, associated undertaking or associated person। तो फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर ए मेरे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर लगे हुए हैं, ये दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनीज नहीं कहलाएंगी। पहली चीज सही है। अगर इसी के साथ अगर मेरे बोर्ड में फेडरल गवर्नमेंट ने या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको ओन करती है फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसने किसी डायरेक्टर को नॉमिनेट किया हुआ है, तो जो डायरेक्टर नॉमिनेट हो रहा है वो 10 जगह पे और डायरेक्टर होगा, ये सारी 10 कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनीज नहीं कहलाएंगी। यहाँ पे हम क्लियर है। अच्छा जी, तो हमने एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन पढ़ ली। अब एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन के बाद जो इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा सा सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मैंने आपको एसोसिएटेड कंपनी की इलस्ट्रेशन बताई। फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, यहाँ पे मिस्टर ए है वो डायरेक्टर है, ठीक है जी। अच्छा, ये कंपनी बी है और मिस्टर ए यहाँ पे भी डायरेक्टर है। अब ये चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो नहीं। अच्छा, अगर कंपनी बी में भी ये डायरेक्टर है लेट से, तो इसका मतलब है दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएट कंपनी। अगर कंपनी ए कंपनी बी में किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, इन्वेस्टमेंट क्या थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप यूं समझेंगे कंपनी ए से पैसा उठ के कंपनी बी में जा रहा है, सही है। यहाँ में एक और अच्छी एग्जांपल तो थोड़ा सा और समझ आएगा। ये कंपनी ए है, यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो डायरेक्टर है, ठीक है, और ये एक फर्म है और मिस्टर ए यहाँ पे पार्टनर है, और ये कंपनी जो है ये फर्म में इस फर्म में कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। आप खुद बताएं यार, पैसा शेयर होल्डर का है, सही है। शेयर होल्डर का पैसा उठा के आपकी कंपनी से, मतलब शेयर होल्डर की कंपनी से डायरेक्टर की फर्म में जा रहा है जहां पे ये पार्टनर है, सही है, या किसी सोल प्रोप्राइटर में जा रहा है जहां पे ये एज अ ओनर है, सही है, या किसी ऐसी कंपनी में जा रहा है जहां जिसके 20% शेयर इस डायरेक्टर ने लिए हुए। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आपको मना नहीं करता ट्रांजैक्शन करने से, वो कहता है नहीं देखो पैसा किसका है, पैसा आपका ही है, पैसा किसका है, पैसा शेयर होल्डर का है, शेयर होल्डर की अप्रूवल ले लें। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, इन्वेस्टमेंट है क्या, क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसके लिए हमारे पास एक सेक्शन है, सेक्शन 199, जिसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
ये जो है हमारे पास सेक्शन 199 है, ये हमारे पास कंपनीज एक्ट का सेक्शन है प्यारे बच्चों। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज एंड अंडरटेकिंग। A company shall not make any investment in any of its associated companies or associated क्या है already defined है Companies Act में, except under the authority of a special resolution which shall indicate the nature, period, amount of investment and the terms and condition attached thereto। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो आपने एक मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी, उस मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, 3/4 ऑफ द मेजोरिटी अगर पास कर देंगे तब आपकी कंपनी से शेयर होल्डर का पैसा किसी और कंपनी में जा सकता है। इन्वेस्टमेंट है क्या, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और यहाँ पे याद रखिएगा स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या लिखा हुआ होना चाहिए, विच शैल इंडिकेट, स्पेशल रेजोल्यूशन में लाजमी लिखा हुआ होना चाहिए नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। सही है जी। अच्छा, एक्सप्रेशन द टर्म इन्वेस्टमेंट शैल इंक्लूड इक्विटी, लोन्स, advances, guarantee by whatever name called, except to the amount due as a normal trade credit where the terms and condition of the trade transaction carried out on an arm's length and in accordance with the trade policy of the company। इसको समझने की कोशिश। इन्वेस्ट आपके आपकी कंपनी से पैसा जाएगा कैसे, आपकी कंपनी से पैसा चला जाएगा अगर आप उसकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या उसको कोई लोन दे रहे हैं, या उसको कोई एडवांस दे रहे हैं, या अगर वो कहीं और से लोन ले रहे हैं और आप ऐसा बीच में आके उसको गारंटी दे रहे हैं। लेकिन सेक्शन 199 किस सूरत में अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 199 इस सूरत में अप्लाई नहीं होगा कि अगर आप एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसको यूं समझे, कि कंपनी ए है, कंपनी ए एक प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी बी जो है, लेट से कंपनी बी जो है, और कंपनी बी ये प्रोडक्ट परचेज कर रही है। सही है, तो कंपनी बी इसकी कस्टमर हो गई। ये कंपनी ए कंपनी बी को प्रोडक्ट सप्लाई करता है और कंपनी, और ये नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स में करता है। सही है। अच्छा, कंपनी ए का जो डायरेक्टर है मिस्टर ए, वो इस कंपनी बी में भी डायरेक्टर है, वो इस कंपनी, तो ये दोनों है तो एसोसिएट कंपनी, लेकिन ये सेल परचेज करने के लिए आपको आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये एक आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है। ये वही वाली बात होगी कि यूनिलीवर में जो डायरेक्टर बैठा हुआ है, वो यूनिलीवर का डायरेक्टर 10 जगह और डायरेक्टर बैठा हुआ होगा। अगर वो 10 जगह और डायरेक्टर बैठा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं, अगर वो कंपनीज अगर यूनिलीवर के प्रोडक्ट यूज कर रही है या यूनिलीवर से कोई चीज परचेज कर रही है तो यहाँ पे सेक्शन 199 अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज एक नॉर्मल ट्रेड टर्म्स पे हो रहा है। अच्छा जी, the company shall not invest in its associate companies or associate undertakings by way of loans or advance except in accordance with an agreement in writing। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ देख लें, यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज हो रहा है, लोन्स और एडवांस। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हो सकती है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट इक्विटी होती है, ये इसको डिस्कस नहीं कर रहा, ये लोन्स और एडवांस को डिस्कस कर रहा है। The company shall not invest in its associate companies or associate undertakings by way of loans or advance except in accordance with an agreement in writing, and such agreement shall inter alia includes the terms and conditions specifying the nature, purpose, period, rate, fees और commission। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये क्या होंगी, इसके ऊपर सबसेक्शन 2 मजीद गाइडेंस आपको देता है कि टर्म्स एंड कंडीशन में आपने क्या बताना है। टर्म्स एंड कंडीशन में आपने बताना है पीरियड ऑफ द लोन कितना है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, फीस और कमीशन कितना है। प्रोवाइडेड दैट ये जो रेट ऑफ रिटर्न है इसके ऊपर मजीद एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, provided that the return on such investment shall not be less than the borrowing cost of the investing company। अगर मेरी borrowing cost है, अगर मैंने बैंकों से लोन लिया हुआ है और मेरा वेटेड एवरेज 13% हो रहा है, तो अगर मैं इक्विटी के लिए अप्लाई नहीं हुआ ना, इक्विटी के लिए 13% कहां से आ गया, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी एसोसिएटेड कंपनी को लोन देने जा रहा हूं, मैं 13% से कम चार्ज नहीं कर सकता, रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर एक और रिक्वायरमेंट है। और द रेट एज may be specified the commission whichever is higher and shall be recovered on a regular basis in accordance with the terms of the agreement, failing which the directors shall be personally liable to make the payment। सही है, आप वहां पे भी डायरेक्टर है, वो वाला पेमेंट कर नहीं रहे तो नहीं जी, डायरेक्टर अब लायबल होगा वो सारी पेमेंट्स करने के लिए। Provided further that the director of the investing company shall certify that the investment is made after due diligence and financial health of the borrowing company is such that it has the ability to repay the loan as per the agreement। अगर डायरेक्टर शेयरहोल्डर का पैसा दे रहे हैं और शेयरहोल्डर से कह रहे हैं कि जी आप स्पेशल रेजोल्यूशन साइन करें, 3/4 मेजॉरिटी दें, तो डायरेक्टर ये खुद पहले क्लेम करेगा कि भाई हम ड्यू डिलिजेंस कर चुके हैं कि सामने वाली कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी है, फाइनेंशियल एबिलिटी है कि वो ये अमाउंट रीपे कर सकता है। ये सारी चीजें मैं आपको एक बार वापस से बता दूं, ये सारी की सारी चीजें किससे
किससे डील करती है? ये सारी की सारी चीजें आपकी लोन्स एंड एडवांस से डील करती है, इक्विटी से डील नहीं करती। सही है? अच्छा। An increase in the amount of any or change in the nature of the investment or the terms and condition attached thereto shall be made only under the authority of a special resolution. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अप्रूव कराई, अब आप कह रहे हैं नहीं 100 नहीं 150 करना है, अब 150 भी करना है, वापस से आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लेनी पड़ेगी। आपने कहा 3 साल के लिए लोन दे रहा हूँ, नहीं यार चलो 4 साल कर लो, नहीं जी, इसके लिए भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। Every company shall maintain and keep at its registered office a register of investment in associate companies and undertaking containing such particulars as may be specified. अब ये कहाँ स्पेसिफाई किया गया है, ये कहाँ स्पेसिफाई किया गया है? ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक रेगुलेशन है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये उसके ऊपर है। तो कंपनीज एक्ट में जो इन्वेस्टमेंट का सेक्शन था वो कवर हो चुका है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेशन को, और रेगुलेशन में हम कोशिश ये करते हैं कि रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। देखें, कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि आपको कंपनीज एक्ट के सेक्शन 199 में नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल भाई है ये कि स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए एक मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। जब मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी तो ये तो बता दिया कि स्पेशल रेजोल्यूशन में आपने ये बातें लिखनी है, नेचर, अमाउंट वगैरह, पीरियड वगैरह, सारी बातें लिखनी है। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन तो नोटिस के साथ जाएगा। नोटिस में क्या बात बतानी है, ये सेक्शन 199 ने नहीं बताया। नोटिस के सेक्शन में जाके देखो तो वहां तो जनरल बात बताता है, प्लेस, डेट, आवर वाली बात। तब एक स्पेसिफिक चीज के लिए एक स्पेसिफिक रेगुलेशन है जो कि बताता है कि जी नोटिस से रिलेटेड आपने क्या क्या चीजें, नोटिस में आपने क्या क्या चीजें अटैच करनी है, क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है। हम कोशिश करते हैं कि उसको पढ़ लें। यहाँ जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनीज और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। और इसको मैंने, इस पूरी रेगुलेशन को मैंने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज कर दिया है। इंफॉर्मेशन, सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास है, सबसे पहला जो चैप्टर हमारे पास है वो चैप्टर 2 है, और वो है नोटिस ऑफ द मीटिंग एंड इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स। इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज टू द मेंबर्स। द कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द स्टेटमेंट एनेक्स टू द नोटिस pursuant to subsection 3 of section 134 of the act of a general meeting called for considering investment decision under the section 199 of the act. डिस्क्लोजर क्या होंगे? हर किस्म की डिस्क्लोजर के लिए, हर किस्म की डिस्क्लोजर फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सही है? अगर आप किसी भी किस्म की डिस्क्लोजर कर रहे हैं, याद रखिएगा ये दो डिस्क्लोजर तो आपने लाजमी देने जो येलो से लिखा है, ठीक है? ये जनरल चीज अब लिखनी है। क्या? रिगार्डिंग एसोसिएटेड कंपनीज, और सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपने देनी होगी कि भाई ये जो एसोसिएटेड कंपनी है इससे रिलेटेड आपने नोटिस में इंफॉर्मेशन देनी होगी। क्या इंफॉर्मेशन देनी होगी? नेम ऑफ द एसोसिएटेड कंपनीज, चाहे लोन दो, इक्विटी दो, एडवांस दो, नेम ऑफ द एसोसिएटेड कंपनी, basis of relationship, APS for the last 3 years, breakup value per share based on the latest audited FS, financial position including the main item of the statement of financial position in the profit and loss account. In case of investment in relation to a project of associated company or associated undertaking that has not commenced operation, following further operation, namely description of the project and its history since conceptualization, starting date and the expected date of the completion of the work, time by which such project shall become commercially operational, expected time by which the project shall start paying return on investment, and funds invested or to be invested by the promoter, sponsor, associated companies or associated, distinguishing between the cash and non-cash item. तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, चाहे लोन की सूरत में चाहे इक्विटी की सूरत में, आपने एसोसिएटेड कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देनी होगी। ये येलो समझ रखा हुआ है। दूसरी, जनरल डिस्क्लोजर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट to be made, purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its member from such investment and the period of investment, sources of funds to be utilized for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds, justification for investment through borrowing, details of collaterals, guarantees provided and asset pledged for obtaining such funds, cost benefit analysis, salient features of the agreement if any with the associated companies or associated undertakings with regard to the proposed investment, direct or indirect interest of the directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated companies or undertaking of the transaction under consideration. In case any investment in associated companies or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information / justification for any impairment or write off. पास्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो आपको उसका भी एनालिसिस बताना पड़ेगा कि भाई पास्ट में इन्वेस्टमेंट करी थी, इतना कमाया था, इतना गवाया था, ताकि शेयरहोल्डर को पता हो कि उसने अप्रूव करना भी है कि नहीं करना। अच्छा जी, ये
तो हम लाजमी देंगे। अभी देखिएगा, ये मैंने कुछ ब्लू से हाईलाइट किया हुआ इसको। इन केस ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ऊपर अगर आप कंपनीज एक्ट देखें तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ इतनी ज्यादा गाइडेंस प्रोवाइड नहीं की गई थी। क्यों नहीं की गई थी? बिकॉज रेगुलेशन में इसने प्रोवाइड कर दिया है, अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर आप उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको इन चीजों को आपने ये भी नोटिस के साथ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इन एडिशन टू, in case of equity investment, following disclosure in addition to those provided, ये इसके अलावा इसके साथ साथ आपको ये भी प्रोवाइड करना होगा क्या? मैक्सिमम प्राइस एट विच द सिक्योरिटीज विल बी एक्वायर्ड, in case the purchase price is higher than the market value, in case of listed securities, and fair value in case of unlisted securities, justification thereof, maximum number of securities to be acquired, number of securities and percentage thereof held before and after the proposal investment, current and preceding 12 weeks weighted average market price where the investment is proposed to be made in the listed securities, and fair value determined in terms of sub regulation 1 of the regulation 5 for the investment in unlisted securities. इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज जो वैल्यूएबल होगा उसकी भी कंप्लेंस आपको करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अगर in case of investment the form of loans, advances and guarantee है, अगर loans, advances, guarantee है तो वो ये वाला डिस्क्लोजर जाएगा, ये वाला नोटिस के साथ डिस्क्लोजर जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये वाला नहीं जाएगा, और ये जाएगा। क्या जाएगा भाई? Following disclosure in addition to those provided under clause A shall be made, category wise amount of investment, average borrowing cost of the investing company, वो जो वहां पढ़ा था हमने, the CIBOR for the relevant period, rate of return for Sharia compliant product, rate of return for unfunded facility as the case may be for the relevant period, rate of interest, markup, profit, fees or commission to be charged by the investing company, particulars, अगर मैं लोन दे रहा हूं तो जाहिर सी बात है सामने वाला मुझे कोई ना कोई गारंटी दे रहा होगा, कोई ना कोई कोलेटरल दे रहा होगा, particulars of collateral security to be obtained in relation to the proposed investment, if the investment carry conversion features, that is it is convertible into securities, this fact along with the terms and conditions including conversion formula, circumstances in which the conversion may be take place and the time when the conversion may be exercisable, and the repayment schedule and the terms and the repayment schedule equity के लिए relevant नहीं होगा, repayment schedule and the terms and conditions of the loans or advances to be given to the associated companies or assurance। तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। कुछ मेरे प्यारे बच्चों जनरल डिस्क्लोजर है, जनरल डिस्क्लोजर में अगर आप देखें तो आपने एसोसिएटेड कंपनी के बारे में बताने का भी नाम क्या है उसका, उसका रिलेशनशिप क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, उसका ईपीएस क्या है, उसके एफएस में बड़े आइटम्स कौन से आ रहे हैं, उसका पीएनएल क्या आ रहा है, अगर अभी तक इन्वेस्टमेंट करी नहीं है, इन्वेस्टमेंट होगी, कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट की डिटेल्स वगैरह बता दें। इसी तरीके से कुछ जनरल डिस्क्लोजर होगा कि भाई कितने अमाउंट तक की आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आपके पास खुद पैसा कहां से आ रहा होगा, इस इन्वेस्टमेंट की जस्टिफिकेशन क्या है, इन्वेस्टिंग कंपनी को क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, पास में कभी इन्वेस्टमेंट करी थी तो उसमें क्या हमने करा, कितना कमाया, कितना गवाया, ये जनरल बात है। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो भाई किस प्राइस पे आप इस शेयर्स को खरीदेंगे, आपने ये बताना पड़ेगा। अगर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, कितने प्राइस पे, कितनी मैक्सिमम प्राइस, कितनी मैक्सिमम सिक्योरिटीज, ये आपने बताना पड़ेगा। अगर आप 100 रुपए का शेयर खरीदने जा रहे हैं उसका, तो पिछले 12 महीने में उसके वेटेड एवरेज शेयर प्राइस क्या थी, ये डिटेल्स आपको बताने पड़ेंगे, ताकि जब डिटेल होंगी मेंबर्स के पास तभी वो ये डिसीजन ले सकेंगे। जब रही बात लोन्स की, तो यार लोन में रीपेमेंट शेड्यूल क्या होगा, रेट क्या होगा, रेट इतना नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए, रीपेमेंट स्केड्यूल क्या होगा, लोन जब दे रहा हूँ तो सामने वाला गारंटी दे रहा है नहीं दे रहा, कोलेटरल दे रहा है, उसकी डिटेल्स क्या है, क्या लोन में कन्वर्जन ऑप्शन है कि नहीं, अगर है तो ये कब एक्सरसाइजेबल होगा, कैसे एक्सरसाइजेबल होगा, ये सारी बातें नोटिस के साथ अटैच्ड होंगी प्यारे बच्चों, उसके साथ हमारे पास इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा जी, ये हमारे पास था चैप्टर 2 जिसको हमने पढ़ लिया। अब जो हमारे पास है वो चैप्टर 3 है। ये चैप्टर 3 कहता है रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशन, सही है, तो इसको मैंने एक स्पेसिफिक कलर से हाईलाइट कर दिया है। जो रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन चैप्टर 3 में इक्विटी से रिलेटेड थी उसको उसके नीचे लिख दिया गया है, जो लोन्स एंड एडवांसेस थे उससे रिलेटेड थी उसको उसके नीचे लिख दिया क्या है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। Restriction and condition applicable to a company making investment, where the investment is being made in the unlisted equity securities of an associated companies or associated entities, the fair value for such securities shall be determined by a person having such qualification, जो ऊपर कह रहा था रेगुलेशन 5 1 of regulation 5 ये रहा, सही है जी, in a such manner and on such terms and condition as may be specified by the commission pursuant to the section 460 of the act, where the approval is granted by the member for investment in any securities of an associated companies or associated ratings up to a certain limit, such approved limit shall stand exhausted upon the investment reaching that limit on a cumulative basis।
whether such investment is made as a whole or on a piecemeal basis, and such approval shall not be valid for any recurring investment even after the divestment of the securities acquired by it in pursuance of the aforesaid approval. इसको समझने की कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों। अगर बोर्ड ने मुझे कहा कि जी ठीक है, आप 100 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सही, 100 रुपए तक की उसकी इक्विटी सिक्योरिटीज आप खरीद सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, 100 रुपए के लिए इसका मतलब है मैंने पहले दिन ही जाके, जहां बोर्ड ने अप्रूवल दी, मैंने पहले दिन जाकर 100 रुपए खरीद ली। पहला सिनेरियो सही है। दूसरा सिनेरियो, मैंने पहले दिन 60 रुपए की खरीदी, सेकंड डे 40 रुपए की खरीदी, पीस में एक्विजिशन मैंने कर ली, ये भी अलाउड है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो ये मैंने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदी, सही है, अब फॉर एग्जांपल फॉर कुछ दिनों बाद इस 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट मैंने सेल कर दी। अब जब मैं सेल कर चुका हूं प्यारे बच्चों, अब मैं वापस से अगर इन्वेस्टमेंट करने जाऊंगा, वापस से इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, इसके लिए मुझे वापस से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, ये समझने की कोशिश करिएगा। और वो कह रहा है क्यूमुलेटिव बेसिस पे, अगर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की परमिशन दी है तो आपने क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखना होगा। अगर आपने डिसइन्वेस्टमेंट कोई कर भी दी, उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। जहां 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की परमिशन दी थी, जहां 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे टैप लग गया, उसके बाद आप मजीद इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। उसके बाद अगर मजीद इन्वेस्टमेंट करनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करवाना पड़ेगा। Whether such investment is made as a whole or on a piecemeal basis, and such approval shall not be valid for any recurring investment even after the divestment of the securities acquired by in the pursuance of the aforesaid approval. Share deposit money shall be transferred for equity investment only after the announcement of the offer for issue of shares. जब तक सामने वाला अपने शेयर्स ऑफर नहीं कर देता, शेयर का पैसा आप रिलीज नहीं करेंगे। ये इक्विटी के लिए कंडीशन है, सही है। By the associated companies or associated undertaking, and if the shares are not issued within 90 days or within the time is prescribed by the relevant legal and regulatory framework, whichever is later, such share deposit money shall be treated as loan, which shall be subject to interest markup or return from the date of transfer of funds in accordance with the provision of section 199. आपने उसकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट करनी थी, आपने कहा कि जी जिस दिन सामने वाला पार्टी मुझे ऑफर करेगा, कहा कि मेरे शेयर्स एक्वायर कर लो, उस दिन मैं पैसा उसको ट्रांसफर करूंगा। जब मैंने उसको पैसा ट्रांसफर कर दिया तो एक रिक्वायरमेंट होगी कि जी सामने वाले ने शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफर कर देना। अगर सामने वाले ने शेयर्स ट्रांसफर नहीं करे 90 दिन के अंदर, या जो एक्ट में लिखा हुआ है जिसको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, उस टाइम पे विच एवर इज लेटर, तो फिर इस केस में जिस दिन मैंने आपको पैसा ट्रांसफर करा था, उस दिन से ये लोन तस्वीर किया जाएगा और उसके ऊपर ये इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा मैं। और इंटरेस्ट रेट के ऊपर वही कंडीशन अप्लाई की, जो मेरा कैब हो रहा है, जो मेरा वेटेड एवरेज बोरिंग रेट है, इससे कम तो मैं चार्ज कर ही नहीं सकता। तो ज्यादा बात समझ आती है। इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है, सेम चैप्टर सेम रिस्ट्रिक्शन कंडीशन, लेकिन किसके लिए, लोन्स, एडवांसेस और गारंटी के लिए। The rate of returns on loans, advances, debt securities shall not be less than the CIBOR for the relevant period or the borrowing cost of the investing company, whichever is higher, provided that where a company opt for Sharia compliant mode of financing, the transaction shall be structured in such a way that the rate of return on such purchase is not less than that is earned by the Islamic bank or Islamic financial institution in Pakistan on a similar facilities during the corresponding time period, or the borrowing cost of the investing company, whichever is higher. तो conventional banking, Islamic banking आपने वो reduce करना पड़ेगा। In case of unfunded का मतलब ये है कि जी मैं पैसा फंड नहीं कर रहा आपको, आप पैसा कहीं और से उठाएं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। In case of unfunded facilities, और ये बड़ा डिटेल में हमने एनबीएफसी में पढ़ा था। In case of the unfunded facilities, for example, a guarantee letter of indemnity, the rate of return to be charged shall be determined based on the rate of interest, markup, profit, fees or commission as the case may be, charged by the commercial bank or Islamic bank and financial institution on similar unfunded facilities. Interest, markup, profit, fees or commission as the case may be shall be recovered periodically by the investing company in line with the terms and conditions approved by the member. The company shall not extend to an associate companies any loan or advance as running finance, revolving the line of credit or any other similar facility for a period beyond 1 year, provided that the members may approve the renewal of such loan or advance. अगर आपने लोन की अप्रूवल लिए, लोन पे हो गया, उसको रिन्यू करना है, वो रिन्यू भी आप उस वक्त नहीं कर सकते जब तक स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो जाएगा। ये कुछ रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन थी। ये हैंडआउट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी जो कलरिंग की है वो किस तरीके से की है, ताकि हमें थोड़ा सा इसके ऊपर आइडिया हो जाए। अब कुछ जो चीजें लिखी है प्यारे बच्चों, वो हमारे पास स्पेसिफिक जेनेरिक चीज लिखी हुई है। चैप्टर 3 की एक और चीज है जो कि जर्नल है, जो कि ना इक्विटी से डील करता है ना से डील करता है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
unless otherwise specifically authorized by the members in the general meeting. The special resolution authorizing the investment in an associated companies or associated undertaking shall be valid for a period of 12 months and shall stand lapsed after such when. जहां बोर्ड जहां मेंबर्स ने आपको स्पेशल रेजोल्यूशन दे दिया, अनलेस उसमें ये लिखा हुआ है कि ये इन्वेस्टमेंट का राइट जो है आपके पास 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 4 साल में कभी भी इन्वेस्टमेंट कर लें, अगर ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है, जिस दिन मेंबर ने अप्रूव कर दिया उसके 12 महीने के अंदर आपने वो इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर 12 महीने के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, ये स्पेशल रेजोल्यूशन शैल डीम टू बी लैप्स्ड हो गया, उसके बियॉन्ड अब आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आपको वापस से मेंबर से स्पेशल रेजोल्यूशन लेनी पड़ेगी। अगेन चैप्टर 3 ये भी एक रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन है, ये दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है जनरल में, सही है। अच्छा जी, चैप्टर 2 में हमने नोटिस से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी थी। चैप्टर 2 में हमारे पास कुछ और चीजें हैं जिसको हम फौरन से रीड कर लेते हैं। अदर इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज टू द मेंबर, अब वो कहता है कुछ और इंफॉर्मेशन भी आपने डिस्क्लोज करनी है। If the associated companies or associated undertaking or any of its sponsor or director is also a member of the investing company, the information about the interest of the associated company or associated undertaking and its sponsor and director in the investing company shall be disclosed in the notice of general meeting. हमने पढ़ा associated company कैसे बन सकती है, कॉमन डायरेक्टरशिप बन सकती है, डायरेक्टर को इंटरेस्ट हो सकता है, डायरेक्टर की बेगम के पास वहां पे 20% शेयर्स हैं, तो वो अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो भी आपने डिस्क्लोज करना पड़ेगा। In the case of any decision to make investment under the authority of a resolution passed pursuant to provision of section 199 of the Act is not fully implemented in line with the approval of members till the holding of the subsequent general meeting, the status of the decision shall be explained to the member through a statement having the following details. ये resolution pass हो गया है, अगली AGM में उसका जो status discuss करना है, उससे related क्या information आपने बतानी है। Total investment approved इतनी हुई थी, amount of investment made to date ये है, रीजन फॉर डेविएशन ये है, ये जस्टिफिकेशन है, मटेरियल चेंज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एसेट कंपनी ये है, लेटेस्ट एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन केस ऑफ एनी डिसीजन टू मेक इन्वेस्टमेंट अंडर द अथॉरिटी इज नॉट फुली इंप्लीमेंटेड, 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी थी, 100 रुपए का लोन दिया, 40 रुपए का लोन दिया हुआ, सही है। तो अगर 40 रुपए का लोन दिया हुआ तो ये आपने बताना पड़ेगा अगले एजीएम में कि भाई 100 रुपए का लोन अप्रूव हुआ था, 40 का लोन दे दिया है, इस पर इतना पैसा कमाया, 60 रुपए का लोन इस वजह से नहीं दिया। उस वक्त जब बोर्ड से उस वक्त जब आपसे अप्रूवल करवाए थे उस वक्त ऑडिटेड एफएस ये थे, आज के ऑडिटेड एफएस ये है, उस वक्त के प्रॉफिट्स ये थे, आज के प्रॉफिट्स ये है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी जो कि आपको अगली एजीएम में बतानी होगी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नोटिस चैप्टर 2 से रिलेटेड एक और चीज है। नोटिस तो अब मेंबर्स को जाता है, यहाँ पे वो कह रहे हैं इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज टू मेंबर्स, a listed company shall simultaneously dispatch a copy of the notice and the statement of material facts, because special resolution pass हो रहा है, to the head office of the Securities and Exchange Commission of Pakistan through fax or email, and the courier service on the same day it is dispatched to the member। जिस दिन मीटिंग से 21 दिन पहले नोटिस गया होगा, ये नोटिस और मटेरियल फैक्ट आपने एससीसीपी के हेड ऑफिस में भी जमा करवाना है। अदर इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड टू द मेंबर, if the associated member, associated company, associated undertaking or any of its sponsor directors is also a member of the investing company, the information about the interest of the associated companies or associated undertaking and its sponsor and director in the investing company shall be disclosed। अगर कोई डायरेक्टर कंसर्न या इंटरेस्टेड है तो ये फैक्ट भी आपने डिस्क्लोज करना पड़ेगा। In case any decision to make investment with the authority of a decision passed pursuant to provision this is not fully implemented in line with the approval of member till the holding of the subsequent general meeting, the status of the decision shall be explained to the member। ये सारी चीजें आपने बतानी है, ये रीड कर चुका, उसको एक बार मैं वापस से रीड कर दिया। आखिरी चीज जो मैं आपके साथ रीड करने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, वो है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 कहता है कि आपने क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। आपने रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंटेन करना है। मैं इसको एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं, every company shall maintain and keep at its registered office a register of investment containing such particulars as may be specified। क्या स्पेसिफाइड है भाई, क्या स्पेसिफाइड है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। In addition to any records or records maintained by an investing company under the provision of any law, rules or regulations, such company shall maintain a register in the specified form annexed to this regulation and shall enter therein the particulars of its investment in associated companies or undertaking। The entries in the register shall be made instantly whenever there is a cause to make entry in chronological order and shall be authenticated through a signature by the company secretary or by any other person authorized by the board in this behalf। Normally treasurer भी हो सकता है। The register shall be maintained at the registered office of the company under the custody of the company
secretary or any other office authorized by the board in this behalf and shall be preserved permanently. 10 साल नहीं है and shall be reserved permanently. सही है? क्यों? बिकॉज अगर आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट करी है तो वो 10 साल तक तो नहीं रहेगी, वो 15 साल तक भी रह सकती है, 20 साल तक भी रह सकती है, तो ये तो आपने परमानेंटली मेंटेन करना है। क्या पता आपने लोन 15 साल के लिए दिया हुआ, तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि जी आपने ये एग्रीमेंट उठा के फेंक दिया कि 10 साल से ज्यादा हो चुका है, नहीं, आपने इसको परमानेंटली मेंटेन करना पड़ेगा। The provision applicable to the inspection of the restaurant under the act shall apply to the inspection of the restaurant maintained under subdivision plan. तो प्यारे बच्चों, ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी रेगुलेशन का एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव हैंडआउट है। इसके अंदर डेफिनेशन को, एक्ट को और रेगुलेशन को मैंने बड़ा ही सिक्वेंशियली और बड़ा ही क्रोनोलॉजिकली इसको मैंने अलाइन किया ताकि आपके लिए आसानी को कौन सी चीज कहाँ पे लिखी हुई कैसे रेफर करना है। ठीक हो गया जी? अब हम एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, एक सवाल करते हैं। हमारे पास एक सवाल है, ब्लश पाकिस्तान लिमिटेड is a public unlisted company managed by the IPL. अच्छा, BPL is a public unlisted company managed by IPL. BPL has been using a specialized raw material for the production of its main product. In order to meet its future raw material requirement, BPL is considering to grant an interest-free loan for a period of 2 years to its sole supplier, JPL. JPL जो है वो उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। बीपीएल को ज्यादा प्रोडक्शन करनी, तो बीपीएल ने कहा कि मैं जेपीएल को एक लोन या एडवांस देने जा रही हूँ, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। यहाँ से पैसा जाएगा जेपीएल का, जेपीएल अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एनहेंस करेगा ताकि वो मजीद रॉ मटेरियल बना सके और बीपीएल की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। जेपीएल इज ऑल्सो मैनेज्ड बाय द आईपीएल। तो आईपीएल जो है वो जेपीएल को भी मैनेज करता है, आईपीएल बीपीएल को भी मैनेज करता है। पहले मैं फिर 1 मिनट दे रहा हूँ उसको सुकून से देखो, मुझे पता है यहाँ पे कौन सा सेक्शन अप्लाई हो सकता है। चले जी, चलें जी। अब यहाँ सवाल समझने की कोशिश करें। मुझे बताएं, क्या बीपीएल और जेपीएल आपस में एसोसिएटेड कंपनी है? बिल्कुल है सर। क्यों है? बिकॉज बीपीएल जो है इसको कौन मैनेज कर रहा है? आईपीएल। और जेपीएल को भी कौन मैनेज कर रहा है? आईपीएल।
और बीपीएल एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, एक लोन से एडवांस देने जा रहा है, तो इसका आंसर वो कैसे ड्राफ्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। मैंने कहा मींस एनी टू और मोर कंपनीज ऑन अंडरटेकिंग interconnected with each other in the following manner. If the companies or undertaking are under common management or control, are under common management, or one is the subsidy of another, तो सब्सिडी वाला तो केस ही नहीं है, दोनों अंडर कॉमन मैनेजमेंट है. इन द अबव सिनेरियो, ये सेक्शन है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं. इन द अबव सिनेरियो बीपीएल एंड जेपीएल आर एसोसिएटेड कंपनीज as both are managed by IPL. तो पहले तो मैंने एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन, पहला स्ट्रक्चर तो मेरा डेफिनेशन होगा, मैंने डेफिनेशन से ये प्रूव कर दिया कि भाई ये एसोसिएट कंपनी है. दूसरा, मैंने सेक्शन 199 लिख दिया. इन्वेस्टमेंट इन, अच्छा सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू द अबव लोन. तो मैंने कहा चूंकि ये एसोसिएट कंपनी है तो इसमें होने क्या जा रही है? इन्वेस्टमेंट. अ कंपनी शैल नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन एनी ऑफ इट्स एसोसिएटेड कंपनीज except under the authority of a special resolution which shall indicate the nature, period, amount and the terms and condition attached thereto. तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये हो गई कि भाई आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, पहली रिक्वायरमेंट तो ये हो गई. दूसरी, द कंपनी शैल नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन इट्स एसोसिएटेड कंपनीज और अंडरटेकिंग बाय वे ऑफ लोन्स और एडवांस. लोन एडवांस वाला सेक्शन अप्लाई हो रहा है, सही है. एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट इन राइटिंग एंड सच एग्रीमेंट शैल इंक्लूड द टर्म्स एंड कंडीशन specifying the nature, purpose, period, rate, fee, commission, repayment schedule for principal interest, penalty clause in case of a default or late payment and security if any for the loan in accordance with the approval of the member in the general meeting. दूसरी कंडीशन ये हो गई. तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, provided that the return on such investment shall not be less than the borrowing cost of the investing company or the rate as may be specified by the commission, whichever is higher, and shall be recovered on a regular basis in accordance with the terms of the agreement, failing which the director shall be personally liable to make the payment, provided further the director of the investing company shall certify that the investment is made after the due diligence and the financial health of the company is such that it has the ability to repay the loan as per the agreement. Every company shall maintain and keep at its registered office. तो ये प्यारे बच्चों मेरे पास एक जबरदस्त आंसर था कि मैंने कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन यूज करी. डेफिनेशन यूज करने के बाद मैंने सेक्शन 199 में जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई थी उसको थोड़ा सा लिखा और उसके बाद मैंने उसको मेंशन किया. अगर और बड़ा सवाल आता, सवाल और कैसे आ सकता था कि बताएं अगर कोई नोटिस जाएगा तो नोटिस के साथ क्या इंफॉर्मेशन जानी चाहिए थी, आप वो भी लिख सकते थे, सही है. अगर इस सवाल में वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा होता तो आंसर मेरा थोड़ा सा चेंज हो जाता. इक्विटी इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी मैं थोड़ी सी वो मेंशन कर देता. तो ये हमारे पास सवाल था. हमेशा याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी और अंडरटेकिंग के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जो इन्वेस्टमेंट है क्या ये एसोसिएटेड कंपनी है भी या नहीं. बिकॉज अगर एसोसिएटेड कंपनी नहीं होगी प्यारे बच्चों तो सेक्शन 199 अप्लाई नहीं होगा. कौन सा सेक्शन अप्लाई हो जाएगा? तो थोड़ा इंतजार करें, एक नया लेक्चर आ रहा है इंशाल्लाह रिलेटेड पार्टी के ऊपर कि शायद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन 209 अप्लाई हो जाएगा. थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.